हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमको क्या पढ़ना है, सुनिएगा ध्यान से। आज की क्लास में हमको पढ़ना है केमिकल इक्वेशंस। यही तो पढ़ रहे हैं हम काफी दिनों से। तो आज की क्लास में हमें नया क्या सीखना है वो देखिएगा। केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस, क्या इन दोनों वर्ड्स में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। नॉर्मली आपने जितनी भी इक्वेशंस, रिएक्शंस लिखी उनको केमिकल रिएक्शंस आप बोल सकते हैं, पर केमिकल इक्वेशंस आर दोज ओनली विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ देयर सिंबल्स, है ना, इन द फॉर्म ऑफ द सिंबल्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन यही है। क्या है डेफिनेशन केमिकल इक्वेशन की? दैट when a chemical reaction is represented in the form of their symbols, in the form of, ऐसे लिखते हैं अपन, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स ऑफ, किसके सिंबल्स? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इज इट ओके? देन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशंस। तो वो क्या बन जाती है? केमिकल इक्वेशन बन जाती है। अब केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए देखो, नाम लिखना तो आसान होता है, क्वेश्चन में गिवन है, अपन ने वैसे का वैसा ही लिख दिया। अब अगर उसी इक्वेशन को आपको सिंबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आपको बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखो, अगर बात कंपाउंड्स के फॉर्मूलेज की जाए तो वो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखने आते हैं, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट, आप फटाफट लिख दोगे। मैं आपसे बोलूं राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम, ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रही हूं लिख भी पा रहे हो या नहीं। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, आई होप आप डेफिनेटली लिख दोगे। इज इट ओके? पर उसके बावजूद भी कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है ना। कौन सी बातें? जैसे अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन में, रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन लिखना हो तो हाइड्रोजन को आप ऐसे मत लिखिएगा H। इज इट ओके? हाइड्रोजन इज ऑलवेज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज H2। इज इट ओके? इसी तरीके से अगर आपको किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस लिखना हो देन इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ O2, ऑक्सीजन गैस। क्लोरीन गैस लिखना हो तो क्लोरीन लिखना हो या क्लोरीन गैस, इन बोथ ऑफ द कंडीशन द सिंबल विच हैज टू बी यूज्ड इज Cl2। इज इट ओके? आ रही है बात समझ में? ठीक है। नाइट्रोजन गैस लिखना हो तो आप गलती से भी N मत लिख दीजिएगा। इज इट ओके? क्या लिखेंगे आप नाइट्रोजन गैस का सिंबल? नाइट्रोजन गैस का सिंबल आप लिखेंगे N2। आ गई बात समझ में? तो हमने यहां पर पढ़े H2, O2, Cl2, N2, तो सब जगह क्या ऐसे 2 ही लगा देना होता है? नहीं, कंडीशन सब जगह के लिए अलग अलग है। जरूरत पड़ने पर हम उनको जानते जाएंगे। फिलहाल ये ज्यादा कॉमन थे जो आपको बता दिए गए हैं, और कॉमनली आप इन सभी को डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इन्हें? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब समझ गए ना? मॉलिक्यूल्स तो ये है ही सही, एंड एज ऑल ऑफ देम आर हैविंग 2 atoms in their molecules, therefore they can also be known as diatomic molecules. Is it okay? तो क्या हमें ऐसे ही 2 लगा देना है सब जगह? नहीं, सब जगह ऐसे 2 नहीं लगा देना है। Is it okay? कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो मोनो एटॉमिक स्टेट में ही लिखे जाते हैं। जैसे यूजुअली जितने भी मेटल्स आप लिखते हैं, जैसे मैंने बोला जिंक मेटल्स रिएक्ट विद दिस,
तो आप जिंक कैसे लिखेंगे? आप जिंक ऐसे लिखेंगे, यहां 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लगाना है। जिंक को मोनो एटॉमिक का मतलब समझ गए ना? मोनो का मतलब 1 और एटॉमिक का मतलब एटम, 1 एटम। इज इट ओके? तो जिंक को ऐसे ही लिखा जाएगा। आपको कहीं लिखा हुआ मिला एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट्स लाइक दिस, रिएक्ट्स विद दिस, तो आप उसे सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? Al। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद दिस, कैसे लिखेंगे? Na। कॉपर मेटल रिएक्ट्स विद दिस, कैसे लिखेंगे? Cu। सिल्वर मेटल्स रिएक्ट विद दिस, कैसे लिखेंगे? सिल्वर ऑफ सिल्वर, सॉरी, सिंबल ऑफ सिल्वर इज Ag बेस्ड ऑन इट्स लैटिन नेम। ठीक है, तो ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है व्हेन वी कन्वर्ट अ केमिकल रिएक्शन इनटू द केमिकल इक्वेशन। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की। देखिएगा ध्यान से कैसे कन्वर्ट की जाती हैं। बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं केमिस्ट्री के। ऐसा नहीं है कि पुरानी बातें हम भूलते जाएं और आगे की बातें सीखते जाएं, ऐसे काम नहीं चल सकता हमारा केमिस्ट्री में। हमको पुरानी नई सारी बातें याद रखनी है एंड देन वी हैव टू राइट डाउन अ सिंगल केमिकल इक्वेशन। इज इट ओके? तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। मैंने आपसे बोला मैं आपके सामने एक वर्ड इक्वेशन लिख रही हूं। दिस वर्ड इक्वेशन इज हाइड्रोजन गैस combines with oxygen gas. Is it okay? To produce water in the liquid state and a lot of energy is also produced in this reaction. क्या आप इस रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने सीख ली हैं सारी बातें। हाइड्रोजन गैस को आप कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, सो दिस हैज टू बी रिटन लाइक दिस H2, और H2 इज अवेलेबल इन द गैसियस स्टेट, तो हमने ब्रैकेट में स्मॉल g भी लिख दिया। आप अपनी तरफ से जितनी इंफॉर्मेशन आपको करेक्टली याद है उतनी ऐड करिएगा। इज इट ओके? ऐसा नहीं हो कि आपको कंफर्म ना हो और आप ऐड करते चले जाओ, ऐसा नहीं करेंगे। इज इट ओके? तो यहाँ तो मेंशन्ड ही है तो हमने कर दिया, ब्रैकेट में स्मॉल g लिख दिया। ऐसा आप केमिस्ट्री में हमेशा करो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? एलिमेंट के ब्रैकेट में उनकी फिजिकल स्टेट डिनोट करना जरूरी नहीं है जब तक आपको प्रोवाइडेड ना हो। आ गई ना बात समझ में? तो हाइड्रोजन को फिलहाल प्रोवाइडेड है इसीलिए हमने लिख दिया है। प्लस ऑक्सीजन गैस O2, ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो हमने लिख दिया डायटोमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट द प्रोडक्ट इज वाटर। वाटर इज वेरी कॉमन, आई होप आप सबको फॉर्मूला लर्न होगा। सो द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O and in which state it is obtained? In the liquid state. It is mentioned here, तो हमने भी मेंशन कर दिया ब्रैकेट में स्मॉल l लिख करके। और साथ में इस रिएक्शन के साथ में क्या प्रोड्यूस हो रही है? एनर्जी। एनर्जी इज अ प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। Is it okay? So can you know which type of reaction this is? Yes, exothermic reaction it is, in which heat energy is produced or any other form of energy is produced. Is it okay? तो मैंने फिलहाल आपके सामने कौन सी रिएक्शन लिखी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या ये रिएक्शन कंप्लीटली करेक्ट है? नहीं, कुछ गड़बड़ है इस रिएक्शन में। अब मैं इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिलीट कर रही हूं यहां से और हम सिर्फ केमिकल इक्वेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इज इट ओके? बहुत ध्यान से देखना, ये डेफिनेशन भी मैं यहां से रफ कर रही हूं। जो केमिकल इक्वेशन हम देखने जा रहे हैं, फिलहाल हम कुछ और नया यहां पर सीखने जा रहे हैं, तो देखिएगा कि हमको क्या नया सीखना है। जो केमिकल इक्वेशन अभी अभी हमने लिखी थी, फिलहाल हम उसमें से सारी बेसिक इंफॉर्मेशन
डिलीट कर चुके हैं और सिर्फ रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ में लिख रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, रिएक्टेंट इज हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस एंड प्रोडक्ट इज ओनली वन, दिस इज वाटर। अब क्या कमी है इस रिएक्शन के अंदर, देखिएगा। इस रिएक्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो मैं आपसे पूछूं अगर कि टाइप्स ऑफ एटम्स कौन कौन से काम में लिए गए हैं इस रिएक्शन में, तो जो फर्स्ट एटम काम में लिया जा रहा है दिस इज हाइड्रोजन, और जो सेकंड एटम काम में लिया जा रहा है इस रिएक्शन में दिस इज ऑक्सीजन एटम। दो ही एटम है। क्या इन दोनों एटम के अलावा हमको यहां पर कोई और एटम दिखाई दे रहा है? नो, नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो गड़बड़ क्या है, गड़बड़ हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस रिएक्शन के दो साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड विच इज द साइड ऑफ रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड विच इज द साइड ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो चलिए हम यहां पर दो कॉलम बनाते हैं, वन इज फॉर द रिएक्टेंट साइड एंड अनदर इज फॉर द प्रोडक्ट साइड। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज हम सीखने जा रहे हैं हमारी केमिस्ट्री की। सो लुक हियर वेरी केयरफुली। ओके, तो हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम्स, टू टाइप्स ऑफ एटम्स आर देयर इन दिस रिएक्शन। अगर हम रिएक्टेंट साइड देखें तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं? टू दिखाई दे रहे हैं, मुझे 2 दिखाई दे रहे हैं। आप भी अपनी तरफ से कंफर्म करने के बाद ही नंबर लिखिएगा। ओके, यहां पर प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? देखिएगा H2O, तो हाइड्रोजन के नीचे 2 लगा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स आर देयर। ओके, now we have to discuss for this oxygen. So look here again, reactant side oxygen atoms, how many atoms there? Only 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2 atoms of oxygen। प्रोडक्ट साइड भी देखिएगा, दिस इज द साइड ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के कितने एटम हमको दिखाई दे रहे हैं? ओनली 1। तो ये क्या हुआ, यहां पर 2 एटम रिएक्टेंट साइड थे हाइड्रोजन के, प्रोडक्ट साइड भी 2 थे, बहुत बढ़िया बात है। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड कितने थे? 2, और प्रोडक्ट साइड कितने रह गए? ओनली 1। मतलब रिएक्शन के होते होते ऑक्सीजन का एक एटम डिस्ट्रॉय हो गया। ऐसा है क्या? क्या ऐसा हो सकता है? कोई सा भी एटम ऐसे सडनली किसी रिएक्शन के थ्रू या किसी भी प्रोसेस के थ्रू ऐसे डिस्ट्रॉय हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इज इट ओके? और ऐसा होने के लिए कौन अलाउ नहीं करता है हमको? ऐसा होने के लिए हमें अलाउ जो नहीं करता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इज इट ओके? ऐसा होने के लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अलाउ नहीं करता है। क्या अलाउ नहीं करता है? कि ऐसे सडनली किसी केमिकल रिएक्शन में अचानक से कोई एटम डिस्ट्रॉय हो जाए या अचानक से कोई एटम प्रोड्यूस हो जाए, ऐसा हमें ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अलाउ नहीं करता है, क्योंकि ये लॉ हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था और हम दोबारा से इसको पढ़ने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ conservation of mass, mass can neither be created, ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते हैं and nor be destroyed, can neither be created nor be destroyed, ना तो आप मास को प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इज इट ओके? मतलब द रिएक्शन विच इज हेयर इन फ्रंट ऑफ यू इज इनकम्प्लीट रिएक्शन एंड एज द नंबर ऑफ एटम्स towards the reactant sides are not at all equal to the product side, therefore this chemical equation which is written here in front of you
is known as unbalanced chemical equation. कौन सी इक्वेशन बोला जाता है इसे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इज इट ओके? क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऐसा नहीं होने दे सकता. कैसा नहीं होने दे सकता? अचानक से कोई एटम डिस्ट्रॉय हो जाए केमिकल रिएक्शन में, ऐसा नहीं होने दे सकता. एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस. आप इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ऐसे भी लिख सकते हो जैसे लिखा हुआ है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, एंड कैन ऑल्सो बी रिटन इन वन मोर वे. कैसे लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नंबर ऑफ वेरियस, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट, इन द रिएक्टेंट साइड, या इन द रिएक्टेंट्स भी लिख सकते हैं आप सिर्फ, इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट साइड. समझ में आ गया ना आपको ये क्या लिखा हुआ है? किसकी बात हो रही है? ये डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन की. तो आप साथ में मेंशन कर दें, इन अ केमिकल रिएक्शन. इज इट ओके? आ गई बात समझ में? तो किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन के इधर रिएक्टेंट में 2 एटम हैं, तो इट इज डेफिनेटली श्योर कि प्रोडक्ट साइड भी कितने होने चाहिए? 2. अगर रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो प्रोडक्ट साइड भी कितने होने चाहिए? 2. इज इट ओके? आ गई बात समझ में? और ऐसा कौन से लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए? इट शुड बी देयर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इज इट ओके? मतलब हमने जो हमारी इक्वेशन फिलहाल लिखी हुई है, this is unbalanced chemical equation, and now this is not at all a correct way to write down an equation, so it has to be changed into a balanced chemical equation. आपको ये काम करना पड़ेगा. आपको unbalanced chemical equation को एक balanced chemical equation में convert करना पड़ेगा. क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब समझ गए? इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस डिफरेंट एलिमेंट्स शुड बी सेम टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड. इज इट ओके? तो हम सीखने जा रहे हैं कि इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन. तो हम क्या सीखने जा रहे हैं? हम बैलेंसिंग सीखने जा रहे हैं. किसकी बैलेंसिंग सीखने जा रहे हैं? केमिकल इक्वेशन की. कैसे करते हैं इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट? देखिएगा, हम दोबारा से वो टेबल फॉर्म करने जा रहे हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले करी थी. इधर हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ एटम्स, जो डिफरेंट टाइप के एटम्स आपको काम में लेने पड़ रहे हैं. इस रिएक्शन में बड़ी सिंपल सी छोटी सी रिएक्शन है ये. ओनली 2 टाइप्स ऑफ एटम्स आर है, वन ऑफ हाइड्रोजन एंड अनदर ऑफ ऑक्सीजन. और 2 साइड होती हैं हमेशा ही हर रिएक्शन में ही. एक तो होती है रिएक्टेंट साइड और दूसरी होती है प्रोडक्ट साइड. बहुत ध्यान से देखिएगा. इज इट ओके? ये नया काम है बिल्कुल आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th. इज इट ओके? सो लुक हियर वेरी केयरफुली, है ना. ट्राई टू लर्न दिस बैलेंसिंग वेरी प्रॉपरली. ओके? तो टाइप्स ऑफ एटम कितने हैं हमारे पास में फिलहाल इस इक्वेशन में? ओनली 2 आर देयर. वन इज हाइड्रोजन एंड अनदर इज ऑक्सीजन. रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के हमने पहले ही पढ़ लिए हैं. कितने एटम्स हैं? 2. और ऑक्सीजन साइड, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड कितने एटम्स हैं? 2. प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के एटम 2 और ऑक्सीजन के एटम 1. तो हमें सबसे पहले तो ये ढूंढना है कि आखिर अनबैलेंस्ड कौन है.
कौन सी चीज है जो अनबैलेंस्ड है? तो अगर हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन तो दोनों साइड बराबर है, रिएक्टेंट साइड भी 2 और प्रोडक्ट साइड भी 2, मतलब फिलहाल के लिए तो हाइड्रोजन क्या है? बैलेंस्ड है। तो क्या ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है? देखिएगा, इस साइड 2 और प्रोडक्ट साइड 1, बिल्कुल ऑक्सीजन इज अनबैलेंस्ड। तो क्या करें, एक काम करते हैं कि इधर 2 लगा देते हैं, है ना जी, हो जाएगी बैलेंस, हो गया हमारा काम। पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसा करके तो हमने प्रोडक्ट ही बदल डाला। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके किसका फॉर्मेशन करते हैं? वाटर का। और हमने तो यहाँ H2O2 लिख दिया। क्या ये वाटर का फॉर्मूला है? नहीं, ये तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला नहीं है। तो हम इस तरीके से फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। इज इट ओके? आई बात समझ में? जैसे कि देखना ध्यान से, क्या नहीं कर सकते। मैंने बोला कि H2 है, बैलेंस नहीं हो रहा, 3 कर दो, ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इज इट ओके? हमने बोला ये है, ध्यान से देखिएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा, हमें 3 और 4 की जरूरत है। इधर 3 लगा दिया अपनी मर्जी से और उधर 4 लगा दिया। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। देखो, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट काम में लिए गए हैं, उन सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का अपना एक इंडिविजुअल फॉर्मूला होता है विच कैन नॉट बी चेंज्ड। फॉर्मूला आप चेंज नहीं कर सकते। इवन आप इस सिंपल सी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला भी अपनी मर्जी से, लो भाई 2 क्यों लिखना है, 2 हटा दो यहाँ से, ये भी तो ऑक्सीजन ही है, ये ऑक्सीजन तो है पर ये ऑक्सीजन गैस नहीं है। दिस ऑक्सीजन इज नॉट एट ऑल अवेलेबल इवन टू रिएक्ट, अवेलेबल ही नहीं है, आप रिएक्शन कैसे करवाओगे? तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला तो वो का वो ही रहेगा। आप जो कर सकते हो वो सिर्फ एक काम कर सकते हो कि आप किसी भी कंपाउंड को, जैसे मानो कि ये वाटर लिखा हुआ है, तो आप फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं कर सकते, पर हाँ इस पूरे को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हो। इज इट ओके? तो देखिएगा ध्यान से, जैसे हमारे पास में ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितने थे? 2 और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन कितने थे? ओनली 1। तो हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट साइड मतलब इधर हमें ऑक्सीजन कितने चाहिए? 2। तो हम इस पूरे मॉलिक्यूल को ही किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो क्या हमें प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन 2 मिल गए? बिल्कुल मिल गए। देखिएगा, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 थे और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन भी 1 हट चुका है। अब 2 ऑक्सीजन के एटम हमको मिल चुके हैं। मिल चुके हैं ना? बिल्कुल मिल चुके हैं। देखिएगा ध्यान से, इसको यहां से हटा देते हैं। बहुत ध्यान से देखना कि हमें और भी कुछ मिल चुका है। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है और दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट भी हो गई है। हमने इस पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो ऑक्सीजन तो 2 हो ही गया है, साथ ही साथ ये जो हाइड्रोजन है, दिस 2 into 2 मतलब हाइड्रोजन भी अब 2 नहीं रहा, कितना हो गया? 4। तो एक तरफ तो हमारी ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गई और दूसरी तरफ हमारी हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गई। तो अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं? 4। रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 2। तो हम यहाँ 2 की जगह 4 लगा दें? नहीं, फॉर्मूला हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें? बिल्कुल कर दें। ऐसा करने से रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो ये थी हमारी पहले की सिचुएशन और ये है हमारी बाद की सिचुएशन। हाइड्रोजन जो है वो भी दोनों साइड 4 and 4, ऑक्सीजन जो है वो भी दोनों साइड 2 and 2, मतलब जो हमारी रिएक्शन है नाउ इट इज according to the law of conservation of mass and now it is a balanced chemical equation.
तो आई होप आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझ में आ गई होगी। तो इसको यहाँ से हम रफ करते हैं और नेक्स्ट एक और इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो उसको नोट डाउन जरूर करिएगा ताकि आप अपनी वर्कशीट की इक्वेशंस को बैलेंस कर पाएं। ओके, अब देखना मैं 2 काम एक साथ देने वाली हूं आपको, आप कोशिश करिएगा कि आप दोनों ही कामों को अच्छी तरीके से कर पाएं। ठीक है, तो चलिए जो मैं आपको देने जा रही हूं एक काम, वो क्या है, वो एक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ स्टीम, आयरन की रिएक्शन होने वाली है किसके साथ में, स्टीम के साथ में। इज इट ओके, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ स्टीम देन आयरन second, third, then iron second, third oxide and hydrogen gas is produced. Is it okay? पूरी रिएक्शन इन्होंने हमें स्टेटमेंट में लिख करके दे दी है। करना क्या है, राइट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर इट, फॉर द अबव स्टेटमेंट। ओके, चलिए तो कोशिश करते हैं। बहुत सारी बातें हैं यहां पर सीखने के लिए। फर्स्ट इज व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, तो आयरन का सिंबल आपको याद होना चाहिए, दिस इज Fe, प्लस रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम जानते हो ना, वाटर स्टीम। तो रिएक्शन किसके साथ में हो रही है, वाटर के साथ में। देन आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, ये कौन सा ऑक्साइड है, देखिएगा ध्यान से, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। अगर आयरन सेकंड ऑक्साइड बोले तो आयरन की वैलेंसी क्या काम में ली जानी चाहिए, 2+, और ऑक्साइड की वैलेंसी तो फिक्स है 2-। तो 2+ और 2- क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आयरन सेकंड ऑक्साइड ये बन गया आपके सामने। ध्यान से देखना, बहुत नई बातें हैं सारी। पर इन्होंने आयरन सेकंड ऑक्साइड तो बोला नहीं है, इन्होंने तो आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड बोला है। तो देखिए थर्ड ऑक्साइड क्या होगा, थर्ड ऑक्साइड के लिए आयरन की वैलेंसी आप क्या काम में लेंगे, 3+। देखिएगा, तो 3+ अगर काम में लेंगे तो ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है, 2-। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Fe2O3। और ये क्या है, ये है आयरन थर्ड ऑक्साइड। पर इन्होंने ये भी नहीं बोला, इन्होंने तो बोला है आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखिएगा, इसको लिखने का एक और तरीका है, और वो कौन सा तरीका है वो देखिए ध्यान से। दिस इज FeO, बहुत ध्यान से देखना, FeO और Fe2O3, 2+1 3 एंड O 3+1 4। तो इस तरीके से आयरन सेकेंड ऑक्साइड और आयरन थर्ड ऑक्साइड मिलकर के आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड बनाते हैं। ये आपके सामने लिख दिया गया है, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए अभी हमने कोई इंफॉर्मेशन यहां मेंशन नहीं करी है, सिर्फ रिएक्शन लिखी है, क्योंकि सबसे पहला जो काम है वो है इस रिएक्शन को बैलेंस करना। देन वी विल ऐड द रिमेनिंग इंफॉर्मेशन कि आखिर आयरन की फिजिकल स्टेट कौन सी है, सॉलिड, ये आपने कौन सी स्टेट में लिया है, गैसियस, ये दोबारा से कौन सी स्टेट में बनेगा, सॉलिड, और ये दोबारा से कौन सी स्टेट में बनेगा, गैसियस। इस इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमें थोड़ी स्पेस चाहिए, हम इसको यहां से हटा देते हैं।
अब बैलेंसिंग देखिए कैसे की जाएगी इस इक्वेशन की। आयरन की रिएक्शन है H2O के साथ में करवानी है और जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है दिस इज Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस। आई होप कि आप स्टेट अपने आप मेंशन कर सकते हैं, तो मैं आपको सिर्फ बैलेंसिंग सिखाऊंगी, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें लिखने हैं टाइप्स ऑफ एटम्स। देखते जाइए रिएक्टेंट साइड, जो रिएक्टेंट साइड है वही प्रोडक्ट साइड भी मिलेंगे। फर्स्ट इज आयरन, सेकेंड इज हाइड्रोजन, थर्ड इज ऑक्सीजन। तो वन इज द साइड ऑफ reactant and another is the side of product। बहुत ध्यान से देखना ताकि बची हुई रिएक्शंस को आप बैलेंस कर पाएं अपने आप, है ना। तो आयरन के एटम इधर कितने हैं 1, उधर कितने हैं देखिएगा 3। इधर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 2, उस साइड कितने हैं 2। आगे देखिए ऑक्सीजन के एटम इधर कितने हैं 1, उस साइड कितने हैं 4, ये 4 हमने लिख दिया। तो हाइड्रोजन इज नाउ बैलेंस्ड, फिलहाल तो बैलेंस्ड है। जो अनबैलेंस्ड है वो क्या है, आयरन एंड ऑक्सीजन, इधर 1 और इधर 3। तो एक काम करते हैं कि इधर की तरफ आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा करने से आयरन कितना हो गया, इधर 3 हो गया बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस्ड हो गया। आप चाहें तो लाइन ना खींचे, एक ही एटम में चेंज हुआ है, 1 काट कर अपन 3 लिख देते हैं। तो अब जरा मैच करिए, आयरन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन इज अनबैलेंस्ड, इधर 1 और इधर 4। तो इधर की तरफ 4 ऑक्सीजन करने के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसा करने से ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 4, देखिए, पर हाइड्रोजन भी चेंज हो जाएगा। हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 8। अब देखिए कौन अनबैलेंस्ड है, आयरन इज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, बट हाइड्रोजन इज नाउ अनबैलेंस्ड, इधर 8 और उधर 2। तो इधर अगर आप 8 हाइड्रोजन करना चाहें तो ये रहा हाइड्रोजन, मल्टीप्लाई इट विद 4, हो जाएगा बैलेंस्ड, बिल्कुल। 4 से मल्टीप्लाई करते ही हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड कितना हो गया 8। इज इट ओके? तो नाउ चेक द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, इधर से भी और इधर से भी। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो ये जो आप मेथड फॉलो कर रहे हैं रिएक्शन को बैलेंस करने का, बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बार बार काउंटिंग कर रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं, दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन is known as hit and trial method। इस बैलेंसिंग के मेथड को क्या बोला जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है। And one thing is left for you, write down the physical states which were there in the statement। Is it okay? I hope वो काम आप खुद कर सकते हैं। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके? तब तक के लिए बाय।